नमस्कार बच्चों, थर्ड ईयर की क्लास में अपना सभी बच्चों का स्वागत है। मैंने इससे पहले आप लोगों को नेपोलियन के बारे में अपनी क्लास चल रही थी, उसके पतन के कारण बताए। अब नेपोलियन के पतन के कई कारण हैं, लेकिन फिर भी नेपोलियन की एक तरह से विश्व इतिहास को या यूरोपीय इतिहास में बहुत बड़ी देन मानी जाती है, जिसके लिए अपन यहाँ पर कुछ देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति की अमूल्य देन था। उसने अपने जीवन के उदाहरण से ये सिद्ध कर दिया कि मानसिक बुद्धि, राजनीति, व्यवहार, रणकौशल तथा शासन कला केवल कुलीन वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों की बपोती नहीं है। वास्तव में वह सीमित अर्थ में क्रांति का शिशु था। फ्रांस और यूरोप को उसने महत्वपूर्ण देन दी है। उसने फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार किया, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी समता किसी भी फ्रांसीसी सम्राट का साम्राज्य नहीं कर सकता था। उसने अपनी प्रतिभा और योग्यता के द्वारा पेरिस को यूरोपीय राजनीति का केंद्र बना दिया और उसका यह महत्व बहुत ही दिनों तक कायम रहा। पेरिस को यूरोप का कला केंद्र बनाकर उसने फ्रांसीसियों की सौंदर्य एवं अहंकार की भावनाओं को तृप्त करने का प्रयास किया। फ्रांसीसियों के लिए उसकी योग्यता एवं प्रतिभा के अनुसार जीवन वृत्तियों के द्वार खोल दिए तथा सभी व्यक्तियों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की। नेपोलियन भली भांति जानता था कि फ्रांस के लोगों को सामाजिक समानता अधिक प्रिय थी, अतः उसने क्रांति द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभों को कायम रखा। क्रांति काल में भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए थे उसको भी उसने बनाए रखा। साथ ही जो सामंत फ्रांस छोड़कर भाग गए थे उन्हें भी पुनः आमंत्रित किया। जैसा कि मैंने आपको उसके कार्य के अंदर बताया था कि किस प्रकार से नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस को सुव्यवस्थित करने के लिए अपना योगदान दिया था। नेपोलियन जितना बड़ा विजेता था उतना ही बड़ा कुशल प्रशासक भी था। यह कठिन है कि उसने एक ऐसे शासन की स्थापना की जो निरंकुशता में फ्रांस की पुरातन व्यवस्था से किसी प्रकार कम न था। फिर भी उसकी शासन व्यवस्था में एक विशेषता थी, वह जन कल्याण का हमेशा ध्यान रखता था। उसने ऐसे सुधारों को कार्यान्वित किया जिनसे फ्रांसीसी जनता का जीवन सुखी और समृद्ध हो सके। अपनी तरफ से उसने फ्रांसीसियों को स्वस्थ शासन प्रदान करने का प्रयत्न किया, भ्रष्टाचार को दूर किया, योग्य व्यक्तियों के लिए सरकारी पदों को उन्मुक्त रखा तथा प्रशासन व्यवस्था को दलबंदी से मुक्त रखा। यह नेपोलियन की फ्रांस को बहुत बड़ी देन थी। नेपोलियन ने फ्रांस को पुरातन शिक्षा पद्धति में सुधार करके उसे प्रोत्साहन दिया तथा पेरिस के विश्वविद्यालयों को यूरोप के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की पंक्ति में ला खड़ा किया। उसकी विधि संहिता एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। इस प्रकार फ्रांस के प्रति उसकी सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यूरोप ही नहीं अपितु सारा संसार भी कुछ बातों के लिए नेपोलियन का ऋणी है। उसने फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत का काम किया। नेपोलियन ने क्रांति के सिद्धांतों को यूरोप में फैलाया और यूरोप के माध्यम से संसार उनसे परिचित हुआ। कहा जाता है कि आधुनिक स्वेज नहर की योजना सर्वप्रथम उसी ने बनाई थी। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का पता लगाने का श्रेय भी उसी के एक सैनिक अधिकारी को दिया जाता है। यूरोप में जहाँ जहाँ भी नेपोलियन पहुँचा उसने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का प्रचार किया। विजित क्षेत्रों को निरंकुश एवं सामंती प्रथा से मुक्त किया और अपने द्वारा निर्मित विधि संहिता को लागू करके न्याय प्रदान किया। उन सभी क्षेत्रों में उसने दास प्रथा तथा अर्धदास प्रथा का उन्मूलन किया तथा धर्म के नाम पर ही जाने वाले जातियों को बंद कर दिया। उसने यूरोप के इन क्षेत्रों में सामाजिक समानता एवं प्रजातांत्रिक जातियों को बंद कर दिया। नेपोलियन के शत्रु देश भी उसकी इन बातों को अपनाने लगे, किंतु यूरोप को नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इस भावना को उसने दो तरह से उत्पन्न किया।
पोलैंड आदि देशों में उसने जानबूझकर राष्ट्रीयता की भावना को उभारा, लेकिन स्पेन तथा जर्मनी में उसने अपनी निरंकुशता सत्ता को आरोपित कर वहाँ के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। इटली और जर्मनी में उसने अनजाने में ही सही लेकिन उनके एकीकरण के आंदोलन के बीज बो दिए। जर्मनी में उसने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत करके तथा सैकड़ों जर्मन राज्यों को पड़ोस के बड़े जर्मन राज्यों में मिलाकर एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इस प्रकार देखते हैं कि इसी पृष्ठभूमि पर चलकर आगे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसी प्रकार उसने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः उसे आधुनिक यूरोप का निर्माता कहा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि नेपोलियन क्रांति का ही शिशु था। कम से कम बाहरी स्वरूप में उसने फ्रांस के गणतंत्र को कायम रखा था। क्रांति के समय ही भारी उथल पुथल के परिणाम फलस्वरूप ही वह फ्रांस के राजनीतिक रंगमंच पर आया था। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि जनतांत्रिक पद्धति की विशेषताओं और सैनिक अभियानों की सफलता के कारण ही पूरा यूरोप फ्रांस के सामने थरथरा गया था। बोनापार्ट क्रांति के इस पहलू को कायम रखना चाहता था। लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता भले ही चली जाए, किंतु सामाजिक समानता परम आवश्यक थी। फलस्वरूप नई व्यवस्था में योग्यता के अलावा उन्नति का दूसरा मार्ग न था, परंतु साम्राज्य को कायम करके वह क्रांति के सिद्धांतों से बहुत दूर चला गया। यही बात उसके पतन का कारण बनी। उसके गौरवमय जीवन का अंत हो गया। बाकी हम देखते हैं कि नेपोलियन जिस मशाल को लेकर चला था, जिस क्रांति को लेकर वह चला था, लेकिन अंत में जाकर उस क्रांति की ज्वाला को उसने अपने आप ही शांत कर दी और उसी दलदल में पुनः चला गया जिसके लिए उसने क्रांति की ज्वाला शुरू की थी। यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट आपका ख़त्म होता है बच्चों। जिस भी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो या समझ में नहीं आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।